चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो, वैसे तो इस टॉपिक को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बस अभी क्या है, एक तरीके से एक सिक्वेंसली वे में इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। यकीन मानो मेंस्ट्रुअल साइकिल से जो क्वेश्चन आते हैं बड़े कंसेप्चुअल आते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे इसको रटते रहते हैं, पता नहीं क्या रटते हैं बच्चे। इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अगर आपने oogenesis ढंग से पढ़ा है, आपने ग्रेफेन फॉलिकल का डेवलपमेंट ढंग से पढ़ा है, आपको हार्मोन्स का बेसिक्स पता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कोई अलग से टॉपिक है ही नहीं। चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात, इस साइकिल का नाम मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों पड़ा और इस टॉपिक में साइकिल वर्ड क्यों आया है। देखो, साइकिल का मतलब होता है कि साइक्लिक चेंजेस, मतलब जो फिनोमिना जहां से शुरू हो, फिर से वही फिनोमिना शुरू हो जाए वहीं से, मतलब खत्म होने के बाद जब वो फिनोमिना खत्म हो तो फिर से वहीं पहुंचे और वहीं से फिर से शुरू हो जाए, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक चेंजेस। अब ह्यूमन में क्या, प्राइमेट में बोलूं, मैमल्स में, मैं एनिमल डाइवर्सिटी में पढ़ा दूंगा। मैमल्स में दो अलग अलग कैटेगरी है, एक है प्राइमेट और एक है नॉन प्राइमेट। इन सब में और भी अंतर है, मैं आपको बताऊंगा। प्राइमेट में क्या होता है ना, फीमेल में कुछ चेंजेज आता है यूटरस में और ओवरी में, हर मंथ साइक्लिक मैनर में जो चेंजेज अगले मंथ भी आएगा, और ये चेंजेस के अंत में ब्लीडिंग होता है, अंत में ब्लीडिंग होता है। अब ये ब्लीडिंग को ग्रीक वर्ड में कहते हैं मेंसेस, ग्रीक वर्ड है मेंसेस, MENSES, मेंसेस, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है ब्लीडिंग, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, प्राइमेट, प्राइमेट का एग्जांपल बता दूं, जैसे ह्यूमन हो गया, मंकी हो गया, एप्स हो गया, ये सब क्या है, प्राइमेट है। तो इनकी फीमेल में इस साइक्लिक चेंजेस के अंत में, जो साइक्लिक चेंजेस यूट्रस और ओवरी में आता है, इसके अंत में ब्लीडिंग होता है, इसलिए इस फिनोमेना को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या ब्लीडिंग साइकिल। जबकि मैमल्स में ही नॉन प्राइमेट में जाओगे, जैसे लायन हुआ, टाइगर हुआ, इन सब में जाओगे तो उसके अंदर भी ओवरी और यूट्रस में साइक्लिक चेंजेस होता है, ध्यान रखना है बात। लेकिन उसके अंदर साइक्लिक चेंजेस के अंत में ब्लीडिंग नहीं होता है, इसलिए उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं कहते हैं, उसको बोलते हैं एस्ट्रस साइकिल। पहले ये भी सिलेबस में हुआ करता था, अब नहीं होता है, बहुत पहले हुआ करता था। एस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट में होता है वो। तो पहली बात तो ये कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों बोला, क्योंकि ये ऐसा साइक्लिक चेंज है जो ओवरी और यूट्रस का, किसके अंदर, प्राइमेट फीमेल के अंदर, इस साइक्लिक चेंजेस के अंत में ब्लीडिंग होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। किसी भी प्राइमेट के फीमेल के जिंदगी में जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है वो आता है एट प्यूबर्टी, लगभग 13, 14, 15 साल के आसपास, फिक्स नहीं है, मैंने कहा था फिक्स नहीं है। और वो जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको हम लोग बोलते हैं मिनार्क। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मिनार्क। और ये मिनार्क आने के बाद उसके ओवरी में जितने उगोनिया है ये सब पार्टिसिपेट करेंगे अब हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो नहीं कर पाएंगे वो सब समय रहते डिजेनरेट कर जाएंगे। और एक समय ऐसा आ जाएगा, ये तो आया एट प्यूबर्टी यानी कि 13 साल के आसपास पर, एक समय ऐसा आ जाएगा कि सारे उगोनिया खत्म हो जाएंगे, फिर वो फीमेल कोई भी प्रकार का ओवरियन चेंजेस या यूटेराइन चेंजेस नहीं करवा सकती, क्योंकि ओवरियन चेंजेस ही यूटेराइन चेंजेस को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे, अभी समझ में आ जाएगा। तो जब ओवरियन चेंजेस ही नहीं होगा तो यूटेराइन चेंजेस कहाँ से होगा, मतलब मेरे साइकिल रुक जाएगा। उसको बोलते हैं मीनोपॉज, उसको क्या बोलते हैं, मीनोपॉज। ये लगभग लगभग 45 से 50 साल पर आ जाता है एक नॉर्मल फीमेल में, किसी का 45, किसी का 50। तो अब समझना, इसके बीच का जो एज हुआ, मिनार्क से लेके मीनोपॉज के बीच का एज, ये वाला एज, ये कहलाता है रिप्रोडक्टिव एज। इसी दौरान वो रिप्रोडक्शन के लिए पार्टिसिपेट कर सकती है, इसी दौरान वो मदर बन सकती है, जो होना है इसी दौरान हो सकता है। तो अगर कोई आपको क्वेश्चन दे दे कि कोई एक फीमेल 13 साल में प्यूबर्टी अटेंड की और 45 साल में मीनोपॉज आ गया, तो यानी कि 13 साल में मिनार्क आया, 45 साल में मीनोपॉज आया, तो उसका रिप्रोडक्टिव एज बताइए, तो बताओ क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 45 माइनस 13, कर लेना जो भी आता है, कितना आएगा, 32। 32 साल। यानी कि उसने 32 साल प्रोडक्टिव एज बिताया है, समझ में। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई फीमेल 13 साल में प्यूबर्टी अटेंड की और अभी उसका मीनोपॉज नहीं आया है, मगर उसका खुद का उम्र अभी 30 साल है,
तो उसने अब तक अभी कितने रिप्रोडक्टिव एज बिता दिए, बताओ रिवा। क्वेश्चन है, सपोज वाला क्वेश्चन है कि कोई फीमेल 13 साल में प्यूबर्टी अटेंड की, उसके खुद का अभी 30 साल उम्र है और अभी उसका मेनोपॉज नहीं आया, तो उसका उसने अभी कब अब तक कितना रिप्रोडक्टिव एज निकाल लिया, तो क्या करोगे? 30 माइनस 13 कितना हो जाएगा, माइनस कर लेना, 17 साल निकाल लिया। 17 साल उसका उम्र नहीं है, 17 साल वो रिप्रोडक्टिव एज निकाल चुकी है, समझ में आया? तो ये सब अभी आगे काम आएगा। तो ये क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जस्ट एक इंट्रो अभी बता रहे हैं, ठीक है? अब समझना, हमने क्या कहा कि ये साइकिल कहाँ होता है, ये साइक्लिक चेंजेस ओवरी और यूट्रस दोनों में होता है, लेकिन भाई ओवरी कहाँ, यूट्रस कहाँ, भले आसपास में है, लेकिन ओवरी के चेंजेस यूट्रस को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे भाई? हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स, हॉर्मोन इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है? और हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को, क्योंकि अब समझना, ये तो चेंजेस होता है, मैंने कहा ना साइक्लिक चेंजेस है, तो बोलोगे सर ये साइक्लिक चेंजेस कितने दिनों में अपना साइकिल पूरा करता है? फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, लेकिन आइडियली ये साइकिल 28 या 29 दिनों का होता है। अब आप बोलोगे सर या तो 28 दिन बोल लीजिए या तो 29 दिन, ये या वाला वर्ड कहां से आ गया? देखो, आपकी एनसीईआरटी ने एक बार 28 बोला और एक बार 29 बोला, आइडियली बोलोगे है ऐसा? हाँ, इस वाले चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में उसने 28 बोला, समझना ध्यान से, इस वाले चैप्टर में 28 बोला कि मैंने साइकिल 28 दिनों का होता है। अगला चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें उसने 28 और 29 दोनों बोला। अब बोलोगे कहाँ बोला, तो हुआ मैं दिखा दूंगा रिप्रोडक्टिव एज, जब आपको मैं पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो दिखा दूंगा। रिस्क पीरियड जब निकालते हैं ना, तो रिस्क पीरियड का ड्यूरेशन जो एनसीईआरटी ने बताया है ना, वो 28 के हिसाब से भी सही है और 29 के हिसाब से भी सही है, तो यानी कि 28-29 दोनों होता है। आप बोलोगे ठीक है सर, मान लीजिए मैंने सोचा कि 28 या 29 दिनों का होता है आइडियली, और लगा दिए लोग, लेकिन एक चूज करना पड़े तो आप ही सोचो ना, एनसीईआरटी ने 28 का तो 2 बार जिक्र किया ना, इस चैप्टर में भी और उस चैप्टर में भी, तो मोर करेक्टली क्या बोलोगे, आइडियली मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिनों का होता है। लेकिन अब मैं हकीकत बताता हूँ, देखो बायोलॉजी में कोई भी चीज फिक्स नहीं होता है, क्योंकि बायोलॉजी मैथमेटिक्स नहीं है, ये है हॉर्मोन्स, फ्लक्चुएशंस होता है यहाँ, फ्लक्चुएशंस। मान लो हम मान के चल रहे हैं कि आइडियली 28 दिनों का साइकिल है, जरूरी थोड़ी है, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं 28 दिनों का साइकिल है। हो सकता है किसी फीमेल में इस मंथ 28 का ना हुआ हो सकता है कि उसका साइकिल इस बार 24 ही दिनों का हो गया हो, नो प्रॉब्लम। हो सकता है इस बार लेट हो गया हो, हो सकता है कि 35 दिनों का हो गया हो, फ्लक्चुएशंस है। तब लोग सर फ्लक्चुएशंस की एक लिमिटेशंस होगी ना, हाँ लिमिटेशंस है। अगर साइकिल 20 दिनों तक का चला जाए तब तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 20 दिन तक, और अगर 45 दिन तक चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर 20 दिन से पहले हो जा रहा है साइकिल कंप्लीट तो भी प्रॉब्लम है, अगर 45 से लेट हो रहा है तो भी प्रॉब्लम। बाकी इसके बीच में फ्लक्चुएशन चलता रहता है, क्योंकि हार्मोन्स से चल रहा है ना चेंजेस। हाँ आइडियली पूछे तो आप 28 बताओगे, अब वैसे आप कोई फ्लक्चुएशंस का मिनिमा और मैक्सिमा कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मेडिकल साइंस का बच्चों को तो पता होना चाहिए कि क्या 28 का नहीं हुआ 24 का हो गया तो कोई दिक्कत है क्या? नो दिक्कत। 20 दिन तक का भी हुआ तो नो दिक्कत, 20 तक का हुआ तब जाओ गायनो के पास। 29 का हुआ पता चला 32 का हो गया, नो प्रॉब्लम। 35 का हुआ नो प्रॉब्लम, अरे 45 का हुआ नो प्रॉब्लम, 45 से ज्यादा लेट हो रहा है तब जाओ गायनो के पास। तो ये फ्लक्चुएशंस हुआ। अब आखिर इस चेंजेस के दौरान क्या होता है? अब आप बोलोगे सर साइकिल में तो बहुत फ्लक्चुएशंस है, तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे? तो हम लोग पढ़ेंगे आइडियल, आइडियल साइकिल पढ़ेंगे हम लोग, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, क्योंकि सवाल जब आएगा तो आइडियल पे ही आएगा। और अगर आइडियल पे सवाल नहीं आया, सपोज वाला कोई क्वेश्चन बना दे कि सपोज साइकिल 32 दिनों का है, तो कोई बात नहीं है, आपको मैं आइडियल 28 दिनों का मान के पढ़ा रहा हूँ, 32 दिन का मान के सवाल कर लोगे, उतना गणित सबको आता है, ठीक है? चलिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम 28 दिनों का साइकिल मान के पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? और इस साइक्लिक चेंजेस के दौरान हमने पूरी फिनोमेना को 3 अलग-अलग स्टेजेस में बांट रखा है स्टडी करने के लिए, साइंटिस्टों ने स्टडी करने के लिए 3 अलग-अलग अवस्था में इसको बांट रखा है 28 दिनों की साइकिल को। कौन-कौन सी अवस्था है? आइए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 फेज होते हैं। एक होता है ब्लीडिंग फेज, सबसे पहले ब्लीडिंग फेज, उसके बाद प्री ओव्यूलेटरी फेज, मतलब कि यहाँ पे हो जाता है फिर ओव्यूलेशन,
तभी तो उसको बोला प्री ओवुलेटरी फेज। फिर उसके बाद पोस्ट ओवुलेटरी डेज। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब सबसे पहला फेज ब्लीडिंग फेज हुआ। हाँ, पढ़ाई तो सबसे पहला ब्लीडिंग फेज ही करते हैं, लेकिन एक हकीकत बताऊं, ब्लीडिंग फेज किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक्चुअल में पहला फेज नहीं है। एक्चुअल में पहला फेज प्री ओवुलेटरी फेज होता है। बताता हूँ क्यों। अभी मैंने बोला ब्लीडिंग साइकिल के अंत में होता है। तो आप बोलोगे सर फिर ब्लीडिंग फेज को साइंटिस्ट पहला फेज मान के क्यों पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं? सुनना, ये एक ऐसा चेंज है जो ओवरी और यूट्रस में होता है। अब एगो बात बताओ, ओवरी और यूट्रस का चेंज आउटर विजिबल है क्या? ओवरी के अंदर क्या चेंज हो रहा है कभी दिखने वाला है आउटसाइड से? या यूट्रस के अंदर क्या चेंज हो रहा है कभी दिखने वाला है? कभी नहीं दिखे। लेकिन ब्लीडिंग जो होता है वो वेजाइनल रूट से होता है, वो विजिबल होता है। तो अगर किसी भी पर्सन को डे काउंट करना है तो बताओ वो ओवरी और यूट्रस को कभी भी देख के डे काउंट कर पाएगा क्या? कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन वो ब्लीडिंग को देख के तो डे काउंट कर सकता है कि आज ब्लीडिंग, फिर अगला ब्लीडिंग कब, तो एक साइकिल कंप्लीट। तो बताओ ब्लीडिंग फेज को पहला फेज मानना एक मजबूरी था कि नहीं था? तभी तो माना साइंटिस्टों ने, इसीलिए ब्लीडिंग फेज को हम इनिशियल स्टेज मान रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ब्लीडिंग फेज किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का, पहली बात किस फेज का वो है ही नहीं, वो तो पिछले मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज है। लेकिन क्या करोगे, सारी बुकों में ऐसा ही लिखा है, हर जगह लोग ऐसे ही पढ़ते पढ़ाते हैं, तो हम लोग भी ऐसे ही पढ़ेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे, ये कोई पूछ दे आपसे कि बताओ ब्लीडिंग फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला फेज है लेकिन ब्लीडिंग तो अंत में होता है, तो उसको बोलना क्योंकि ब्लीडिंग फेज विजिबल होता है आउटसाइड से, इसीलिए उसको पहला फेज मान लिया गया स्टडी का। ठीक है, उसके बाद होता है प्री ओवुलेटरी फेज, उसके बाद होता है पोस्ट ओवुलेटरी फेज। अब समझना, इन तीनों स्टेज को भी हमने अलग अलग अवस्था में बांट रखा है। जैसे ब्लीडिंग फेज है, उसका इनिशियल स्टेज और टर्मिनल स्टेज। हमने कहा कि ब्लीडिंग फेज को हम इनिशियल स्टेज मान रहे हैं, यानी कि पहला दिन उसी दिन से काउंट करेंगे जिस दिन ब्लीडिंग आया। ठीक है, तो पहला डे से लेके तीसरा डे, यानी कि 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 1, 2, 3, ये 3 दिन, ये क्या हुआ, इनिशियल स्टेज ऑफ ब्लीडिंग फेज। 3 दिन के बाद ब्लीडिंग कम होने लगता है, 2 दिन ब्लीडिंग कम होता है, उसको बोलते हैं टर्मिनल स्टेज ऑफ ब्लीडिंग फेज। कौन कौन सा डे, 4 तारीख और 5 तारीख, यानी कि चौथा डे और 5वां डे टर्मिनल स्टेज ऑफ ब्लीडिंग फेज। ये तो क्या हो गया, ब्लीडिंग फेज। क्या चेंजेस आ रहा है वो अभी हम देखेंगे, रुक जाओ, पहले डे तो हम डिवाइड कर दें। अब इसके बाद आ जाता है प्री ओवुलेटरी फेज, उसका भी 2 स्टेज, इनिशियल और टर्मिनल। तो इनिशियल स्टेज कब से कब, 5वें दिन तक तो ब्लीडिंग फेज रहा, तो 6ठे दिन से लेके 10वां दिन या 11वां दिन तक, यानी कि 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख या कभी कभी 11 तारीख तक क्या हो जाएगा, इनिशियल स्टेज ऑफ प्री ओवुलेटरी फेज। और फिर उसके बाद इसका टर्मिनल स्टेज क्या होगा, या तो 10वां या तो 11वां, से लेकर 14वें डे तक, यानी कि अगर 10वां से हुआ तो 10 तारीख, 11, 12, 13, 14, अगर 11वां से हुआ तो 11, 12, 13, 14, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल स्टेज ऑफ प्री ओवुलेटरी फेज। उसके बाद आ जाएगा पोस्ट ओवुलेटरी फेज। पोस्ट ओवुलेटरी डे का डे फिक्स है, ये 14 दिन का होता है, ओवरऑल डे फिक्स है इसका 14 डे। उसमें इनिशियल स्टेज होता है 14 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, और टर्मिनल स्टेज होता है 24 तारीख से लेकर 28 तक। हम 28 मान के पढ़ रहे हैं, नहीं बोले ना एनसीईआरटी कभी इसको 29 भी मान सकती है। अब बोलोगे सर 29 मानेंगे तो ये 14 गड़बड़ा आ जाएगा, नहीं गड़बड़ाएगा, रुको ना हम सब ठीक कर देंगे। ठीक है, तो अब बताओ, यहाँ जो मैंने ये ब्राउन कलर से लिखा है, ये मैंने हर फेज का ड्यूरेशन लिखा है या डेट लिखा है? बोलो रिवा, मैंने ड्यूरेशन लिखा है या डेट लिखा है? ड्यूरेशन। डेट लिखा है, यही बच्चा गलत समझ, डेट लिखा है, ड्यूरेशन नहीं लिखा है। अब लिख रहे हैं ड्यूरेशन, यही तो गलत समझ लेता है ना बच्चा। यहाँ स्पष्ट लिखा है फर्स्ट डे से थर्ड डे, ये डेट है, तारीख है। ड्यूरेशन क्या होगा, इसके बीच निकालो कितना दिन आया, यानी कि ब्लीडिंग फेज का ड्यूरेशन क्या होता है, 3 डे, 3 दिन। पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक इनिशियल स्टेज ऑफ ब्लीडिंग रहेगा, चौथे से 5वें डे तक टर्मिनल स्टेज ऑफ ब्लीडिंग रहेगा, यानी कि 2 डे, यानी कि ओवरऑल ब्लीडिंग फेज का ड्यूरेशन हुआ 5 दिन। 5 दिन ब्लीडिंग, बस समझ में आई।
ये एक आइडियल साइकिल हम मान रहे हैं, 5 दिन होगा। फिर आता है प्री ओव्यूलेटरी डे, उसका इनिशियल स्टेज कितना दिन हो जाएगा? या तो 4 दिन या तो 5 दिन का हो जाएगा, ठीक है। और ये देख लो, ये कितने दिन का हो जाएगा? 11, 12, 13, 14, या तो 5 दिन, या ये भी या तो 4 या तो 5 दिन, ठीक है। तब आप इसको जोड़ के यहाँ प्री ओव्यूलेटरी डे का डे लिख लेगा, और इसका तो 14 फिक्स है, तो 14 में इधर देख लो कितना दिन हो गया, 23 में माइनस कर लेना 14, वो आ जाएगा, और इधर ये देख लेना 4 दिन। तो ड्यूरेशन मैंने लिखा ही नहीं था, अब लिखा येलो कलर से, ये ऊपर में मैंने डेट लिखा था, ध्यान रखना। क्लियर है अब? अरे अब क्लियर है? अभी भी बेसिक्स बना रहे हैं, धीरे धीरे सब पढ़ते पढ़ते कब टॉपिक खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डायग्राम्स के थ्रू मैंने साइकिल को पढ़ना शुरू करते हैं। बताओ कहां से पढ़ना शुरू करेंगे? ब्लीडिंग फेज। कहां से? ब्लीडिंग फेज। लेकिन ब्लीडिंग फेज इस साइकिल का तो है ही नहीं, वो तो पिछली साइकिल का है, तो कोई बात नहीं है, इसी साइकिल का मान के ना पढ़ना है हमको, तो समझिए। आइए आपको हम पूरा का पूरा मैंने साइकिल इस डायग्राम से पढ़ाते हैं। ये डायग्राम से आप पहले से भी परिचित हैं। ये लाल वाली लेयर कौन है? स्टेटम फंक्शनलिस, है कि नहीं? ब्लू वाली कौन है? स्टेटम बेसिलिस। ये दोनों मिला के एंडोमेट्रियम, और ये वाली मायोमेट्रियम, और ये पेरीमेट्रियम, ठीक है। यहाँ क्या ओवरी है, ये ओवरी, ये ओवरी, ये ओवरी की कॉर्टेक्स है, ठीक है। याद कीजिए हमने क्या कहा था कि फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल तब स्टार्ट होगा जब जीएनआरएच आएगा, वो प्यूबर्टी अटेन में आ जाएगी तब, और एफएसएच और एलएच अच्छे खासे अमाउंट में आने लगे। मान लो कि ये उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है नॉर्मली, ठीक है। अब क्या है, हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं किससे? ब्लीडिंग फेज से। तो हकीकत है ये पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो ब्लीडिंग अंत में हुआ होगा ना, बोलो मानते हो कि नहीं बात? जीवन के पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो ब्लीडिंग अंत में ना होगा जी, तो पहला को छोड़ के फिर आप कोई सा भी पढ़ लो, ब्लीडिंग फेज से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मान लो कि हम दूसरा तीसरा में से कोई सा भी पढ़ रहे हैं ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज में क्या हो रहा है, सुनना ध्यान से, ब्लीडिंग क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी ये बताओ, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सोर्स क्या होता है? ओवरी। यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों ही कम है, ठीक है। और एंटीरियर पिट्यूटरी, यहाँ पे लिखा मैंने एंटीरियर पिट्यूटरी, वहां पे एफएसएच और एलएच भी कम है। वो कम क्यों है वो मैं बता दूंगा। लेकिन अगर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नहीं है तो मुझे बताओ, इस दीवारों को मेंटेन करके रखने वाला कोई है क्या? ये जो स्टेटम फंक्शनलिस है, इसको बनवाया कौन था? एस्ट्रोजन ने। और प्रोजेस्टेरॉन इसमें चिपचिपापन ला रहा था, तो इस दीवारों को मेंटेन करने वाला नहीं है, तो इसकी वजह से ये दीवारें टूटने लगेगी, और इस दीवारों को टूटने से केमिकल बनेगा जिसको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या बोलते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन। और उसकी वजह से फीमेल को दर्द होना स्टार्ट होगा, फीमेल समझ जाएगी कि अब ब्लीडिंग होने वाला है, सबसे पहला सिग्नल यही। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट कम, और उसके कम होते ही दीवारें टूटेगी। दीवारें टूटेगी कौन सी? ओनली स्टेटम फंक्शनलिस। और जब दीवारें टूटेगी तो केमिकल बनेगा प्रोस्टाग्लैंडिन, और वही पेन का उत्तर आता है, ठीक है। अब उसके बाद अब क्या होगा? दीवारें और टूटेगी और टूटेगी, तो यहाँ पे जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वो सब भी रप्चर हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा? ये मरे हुए टिश्यू और ये ब्लड, ये सब इस वैजाइनल रूट से बाहर निकलेंगे, सर्वाइकल कैनाल होते हुए वैजाइनल रूट से बाहर निकलेंगे। और जो अंडा यहाँ पे आया था ओव्यूलेशन के बाद, वो अगर यहाँ पे फेगोसाइटिस हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो भी तब तक मर चुका होगा, वो भी इधर से उधर बाहर निकल जाएगा। तो बताओ क्या क्या निकला, बोलो जल्दी से। यहाँ पे ब्लड निकला, यहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड एग निकला, और क्या निकला? एंडोमेट्रियम की मरी हुई बॉल निकली, एस्ट्रेटम फंक्शनलिस। और क्या निकला? इससे पहले प्रोजेस्टेरॉन ने यहाँ पे म्यूकस बनाया था, म्यूकस चिपचिपा पदार्थ, वो म्यूकस भी बाहर निकला। कितना चीज निकला? कब तक? पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक निकलता रहा। पहले दिन थोड़ा सा कम, दूसरे दिन ज्यादा, दूसरे दिन तो बहुत ज्यादा, तीसरे दिन भी ज्यादा, फिर चौथे 5वें दिन कम कम कम। फिर बताएंगे कम क्यों हो गया, ठीक है। तो ब्लड, अनफर्टिलाइज्ड एग, यूट्रस की दीवारें और म्यूकस सब निकल गया। अब आपके मन में एक डाउट आएगा, सर जितने भी दिन ब्लड निकला वो क्लॉट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ?
जबकि सर एक नॉर्मल फीमेल को अगर हाथों में कट लग जाए, पैर में कट लग जाए तो उसका ब्लड क्लॉट होता है, लेकिन ये ब्लड क्लॉट क्यों नहीं हुआ सर? ये ब्लड क्लॉट क्यों नहीं हुआ? ब्लड के क्लॉटिंग के लिए क्या चाहिए होता है? फाइब्रिनोजन। पता है, फाइब्रिनोजन को तोड़ने वाला यहाँ पे एंजाइम होता है जिसका नाम है फाइब्रिनोलाइसिन। तो बोलोगे सर वो ब्लड में ही होता है क्या, इसी में होता है क्या फाइब्रिनोलाइसिन? क्या नाम है? फाइब्रिनोलाइसिन। ब्लड को जमाने वाला होता है फाइब्रिनोजन जो ब्लड में होता है, लेकिन क्या फाइब्रिनोलाइसिन भी ब्लड में ही होता है? अरे ब्लड में ही होता है तो फिर उसका नॉर्मल ब्लड जमता कैसे कट लगने के बाद? एक्चुअल में ये फाइब्रिनोलाइसिन पता कहाँ होता है? ये जो म्यूकस आप देख रहे हो ना, म्यूकस जो यहाँ बना था उसमें होता है फाइब्रिनोलाइसिन। और जब यहाँ यूट्रस की दीवारें टूटने से ब्लड आया तो उसी में म्यूकस मिक्स हुआ, और म्यूकस में क्या था? फाइब्रिनोलाइसिन। तो वो क्या करेगा? ब्लड के जितने भी फाइब्रिनोजन थे उसको तोड़ देगा। बोलो, अगर फाइब्रिनोजन टूट जाएगा तो वो फाइब्रिन बन नहीं पाएगा, और वो फाइब्रिन बन नहीं पाएगा तो ब्लड जमेगा ही नहीं, कभी नहीं जमेगा। इसीलिए कभी भी मेंसेस का ब्लड जमता नहीं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिनोलाइसिन इन म्यूकस। ठीक है, अब समझना ब्लीडिंग कब स्टार्ट हुआ? पहला दिन। क्यों स्टार्ट हुआ? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का अमाउंट कम था। ब्लीडिंग हो रहा है, पहला दिन अच्छा खासा हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से दर्द भी हुआ, दूसरे दिन भी हुआ। अब पता है दूसरे दिन ब्लीडिंग का रफ्तार बढ़ा और दर्द का रफ्तार घटा। पता है पहले दिन पेन बहुत होगा और दूसरे दिन पेन का रफ्तार घटेगा, ब्लीडिंग का अमाउंट बढ़ेगा। तीसरे दिन पेन लगभग कम हो जाएगा, लगभग कम हो जाएगा, और ब्लीडिंग पूरी पीक पर रहेगा। ठीक है, उसके बाद चौथे दिन से क्या होने लगेगा? सुना, 3 दिन गुजर चुका है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपके दिमाग में कोई एक सवाल नहीं आ रहा? सर 3 दिन से प्रोजेस्टेरोन अमाउंट और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का अमाउंट कम है। अरे बोलो, कुछ होने वाला है क्या? कुछ होने वाला है? अरे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का एक साथ घटना नेगेटिव फीडबैक टू जीएनआरएच। अभी तक एफएचएच एलएच भी कम है, क्यों कम है बता देंगे, रुक जाओ। पहले तीसरे दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तक एफएचएच एलएच भी कम रहा, लेकिन 3 दिन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन जो कम हो गया, नेगेटिव फीडबैक दे दिया जीएनआरएच को, और अब चौथे दिन से थोड़ा थोड़ा जीएनआरएच आने लगा, तो थोड़ा थोड़ा एफएचएच आने लगा, थोड़ा थोड़ा एलएच। मुझे बताओ वो एफएचएच एलएच क्या करेगा? इस ओवरी में मौजूद 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल को 1 से 2 सेकेंडरी फॉलिकल में एटलीस्ट कन्वर्ट करा देगा। अरे बोलो, अगर सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा तो मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा बनेगा कि नहीं बनेगा? थीका लेयर बनेगा कि नहीं बनेगा? थोड़ा बहुत अमाउंट में थोड़ा बहुत अमाउंट में एस्ट्रोजन आएगा कि नहीं आएगा? रुको रुको, अगर एस्ट्रोजन आ गया, बोलो क्या होगा? बोलो क्या होगा? जो दीवारें टूट रही है उस दीवारों को टूटने से पहले रिपेयर करेगा कि नहीं करेगा एस्ट्रोजन? सिखाए थे। एस्ट्रोजन बोलेगा रुको, स्टेटम फंक्शन टूट रहे हो, रुको रुको, उसको रिपेयर करेगा। वही एस्ट्रोजन स्टेटम बेसिलिस को बोलेगा कि तुम सो करो हाइपरट्रॉफी, सॉरी हाइपरप्लेजिया, नॉट हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मतलब तुम डिवीजन करो और नई स्टेटम बेसिलिस का लेयर बनाओ। ये बात कब की चल रही है पता है? ये बात चल रही है चौथे और 5वें दिन। चौथे 5वें दिन तो पहले इसका रिपेयरिंग होगा, किसका? जो स्टेटम फंक्शनलिस्ट होता है। तो बताओ ब्लीडिंग का रफ्तार घटेगा, रिपेयरिंग से ब्लीडिंग का रफ्तार घटेगा ना। अरे घर में जो दीवारें टूट के गिर रही थी उसमें टूटिंग मारेंगे तो गिरना बंद होगा। पहले ये काम की, तब ना बाद में उस पर नया लेयर चढ़ाएंगे बाद में, रुक जाओ। तो यही क्या स्टोरेज, चौथे 5वें दिन तो ब्लीडिंग कम हुआ और चौथे 5वें दिन तक मैं सेकेंडरी फॉलिकल बन के तैयार हो गया। 5वें दिन को सेकेंडरी फॉलिकल बनकर तैयार हो जाता है, ध्यान रखना। यानी कि छठे दिन जब मैं बोलूंगा तो बोलूंगा कि 1 से 2 सेकेंडरी फॉलिकल बन के तैयार है। अब छठे दिन के बाद एस्ट्रोजन आता जा रहा, 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 आता जा रहा है। अब वो क्या करेगा? ब्लीडिंग तो रुकवा दिया 5वें दिन के बाद, बताओ क्या करेगा? एस्ट्रोजन आता जा रहा है, इस दीवारों को मोटा करता जा रहा है, मोटी होती जा रही है दीवारें, होती जा रही है, नई स्टेटम फंक्शन बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। इवेन अब वही एस्ट्रोजन इस मायोमेट्रिन को भी बोल रहा है, अरे तुम भी अपना साइज बढ़ाओ। मायोमेट्रिन को क्या बोल रहा है? कि तुम सो करो हाइपरट्रॉफी, और एंडोमेट्रिन को क्या बोल रहा है? तुम सो करो हाइपरप्लेजिया। एस्ट्रोजन अपना काम कर रहा है, और इधर सुनो केवल एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। बोलो
केवल एस्ट्रोजन का बढ़ने से पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक? पॉजिटिव फीडबैक। और एस्ट्रोजन के बढ़ने से अगर पॉजिटिव फीडबैक आएगा तो वो एस्ट्रोजन इस एफएसएच एलएच को और बढ़ा देगा। लो, एफएसएच भी बढ़ रहा है, एलएच भी बढ़ रहा है, लेकिन अब तुम मेरा एरो देखो। एरो क्या हो गया? एफएचएच 2 से 3 गुना बढ़ रहा है नॉर्मल से, और ये 6 से 10 गुना। कारण समझ में आया? अरे भैया, ये जो सेकेंडरी फॉलिकल बना, इस एफएचएच की प्रेजेंस में बना। अब इसी से आने लगा इनहिबिशन। मेम्ब्रेना गैनेरोसा, वो किसको देता है इनहिबिशन? एफएचएच को। अब एफएचएच का सिक्रेशन वो घटाने लगा, लेकिन तब तक 1 से 2 सेकेंडरी फॉलिकल से एक टर्सरी फॉलिकल बनकर तैयार हो गया। कब की बात कर रही है? 10वें 11वें दिन। और तब तक उधर एस्ट्रोजन की दीवारें मोटी होती जा रही है एस्ट्रोजन के आने से। फिर 14वें मतलब कि 11वें से 14वें दिन तक एफएचएच ने अपना पूरा काम कर दिया और फाइनली ग्रेफियन फॉलिकल बनवा के तैयार करवा दिया। उधर दीवारें मोटी होती जा रही है, एस्ट्रोजन आता जा रहा है, ध्यान रहे। दीवारें मोटी होती जा रही है, एस्ट्रोजन आता जा रहा है, ध्यान रहे। उसके बाद 14वें दिन एलएच इतना पीक पर होगा, एलएच एफएचएच भी पीक पे होगा, तब तो ग्रेफियन फॉलिकल बना है, लेकिन एलएच 6 से 10 गुना होगा। एलएच इतना पीक पे होगा कि वो इस पूरी ओवरी को फाड़ देगा। कैसे फाड़ेगा वो अलग से बताऊंगा। इस पूरी ओवरी को फाड़ेगा और सेकेंडरी साइड विथ जोना पेलोसिडा एंड कोरोना रेडिएटा यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगी और फाइनली उसको यहाँ पहुंचा दिया जाएगा। ये कब हुआ? 14वें डे, यानी कि हो गया ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कौन कराया? एलएच। अरे ओव्यूलेशन कौन कराया? एलएच। और अब वो यहाँ आ गया, ओव्यूलेशन हो गया। मैंने कहा था ओव्यूलेशन होते ही अब बनेगा कॉर्पस लुटियम। रप्चर ग्रेफियन फॉलिकल से बनेगा कॉर्पस लुटियम। पहले कॉर्पस हिमोरेजियम, तब कॉर्पस लुटियम। 14 से लेकर 23 दिन तक यही होगा। रैप्चर से कॉर्पस मतलब रैप्चर ग्रेफियन फॉलिकल से कॉर्पस हिमोरेजियम, कॉर्पस हिमोरेजियम से कॉर्पस लुटियम। और इस दौरान अब थीका इंटरना मेनली प्रोजेस्टेरॉन और पार्टली एस्ट्रोजन रिलीज करेगी, यानी कि एस्ट्रोजन अभी भी आ रहा है, यानी कि दीवारें अभी भी मोटी होती ही जा रही है, लेकिन अब प्रोजेस्टेरॉन भी आ रहा है। बताओ प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? इन दीवारों के सेल्स में ग्लैंडुलर नेचर डेवलप कराएगा और म्यूकस सिक्रीट करवाएगा। उसी म्यूकस में तो फाइब्रिनोल एसिड भी बनवा के रखेगा। बोलो, ये कब हो रहा है? 14वें से लेकर 23वें दिन। पता है, आपने एक बात गौर नहीं किया, अब एफएचएच एलएच का अमाउंट बढ़ रहा है। ये देखो, 14 दिन के बाद 14 दिन तो एफएचएच एलएच बढ़ता रहा, उस दिन ओव्यूलेशन हो गया। और अब आप गौर करो, 14वें दिन से लेकर 23वें दिन तक प्रोजेस्टेरॉन आ रहा है और एस्ट्रोजन भी आ रहा है, और दोनों का एक साथ बढ़ना। अरे बोलो, दोनों का एक साथ बढ़ना, नेगेटिव फीडबैक टू जीएनआरएच, तो वो एफएचएच एलएच को घटाएगा कि ना घटाएगा? बोलो। और एफएचएच एलएच घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। पता है 23 तारीख को एफएचएच और एलएच, एलएच का तो एफएचएच का तो छोड़ो, वो तो पहले घट जाएगा। एलएच का नामो निशान नहीं रहेगा। कब? 23 तारीख को। अब बताओ, इस कॉर्पस लुटियम को भी एलएच नहीं बनवाया था, अब एलएच नहीं रहा, उस कॉर्पस लुटियम की ही वजह से नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट कर गया, मतलब सॉरी मतलब कि एलएच नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि एलएच को नेगेटिव फीडबैक मिला उस कॉर्पस लुटियम से ही रिलीज होने वाला प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, और अब वो रहा नहीं। फाइनली क्या होगा? 23 तारीख के बाद अब कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करने वाला एलएच नहीं रहेगा। अब कॉर्पस लुटियम 23 तारीख से डीजेनरेट होना स्टार्ट होगी, मतलब 24 से, और 24 से लेकर 28 तक में वो बन जाएगी कॉर्पस एल्विक। और तब तक अब कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट, अब प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन भी नहीं रहेगा। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं, ये मैंने आपको रियलाइज कराया है साइकिल क्या होता है। पढ़ाएंगे तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हम यहाँ से पहुंचे, हम यहाँ से शुरू हुए, यहाँ तक पहुंचे और फिर यहीं आ गए। बोलो आइडिया लगा? इसलिए आइडिया लगा, आइडिया। जल्दी से आप क्या करो, इसका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसका भी लो और इसका भी लो, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगले मीटिंग में हम लोग एक चार्ट बना के स्टडी करें, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी तो डायग्राम से पढ़े ना, अब जब उस चार्ट पर होगी तो इस डायग्राम को ध्यान में रखें, ठीक है। उस चार्ट से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तब तक क्या करो, इस चार्ट को दिमाग में सेट करो। ये डे अगर सेट हो गया, ये डे, तब आपको अगला चार्ट समझना, ठीक है। चलिए, अभी कोई डाउट नहीं, अगले मीटिंग, चलिए आइए अगले मीटिंग।